यस हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं? वंस अगेन मैं आप लोगों के बीच में हूँ टनाटन फिजिक्स के साथ। ठीक है, तो बने रहिए टनाटन फिजिक्स में, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे पास हम एक न्यू टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, जिस वीडियो का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जितने भी मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये आपका कंटिन्यू लेक्चर है, तो फिर से आपको ये सब चीज़ें इतना डिटेल में क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ इन सब चीज़ों को अभी से आप नोट कर लें अपने नोटबुक में। डाउट आता है तो आप मेरे से बेझिझक, बेधड़क, बेशरम बन के पूछें। तो अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस सर नो? हाँ, टनाटन फिजिक्स में बने रहिए आप। ठीक है, तो चलिए मैं ये बता रहा था कि मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, गजब, और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर के क्यू बाई आर होगा। क्या यहां से आर डिस्टेंस पे फिर से वही होगा? यस, के क्यू बाई आर होगा, टनाटन। और यहां से क्या होगा? ये भी तो के क्यू बाई आर ही होगा, और ये भी क्या होगा? के क्यू बाई आर होगा। क्या इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ध्यान दें, तो थोड़ा सा शेप पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। जितना प्यार से मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें आप। तो क्या इसका पोटेंशियल सेम है? आपने बोला यस। क्या इसका भी सेम है? आपने बोला यस। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। अरे और डिस्टेंस इसका भी तो आर होगा, क्या ये भी सेम पोटेंशियल होगा? ये भी सेम पोटेंशियल होगा, ये भी सेम पोटेंशियल होगा। यस, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। यानी कि इस सरफेस पे मैं जितनी पॉइंट्स इमेजिन कर सकूं या मान सकूं, सभी का पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे सरफेसेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्लियर है कि वो सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं डेफिनेशन पे आता हूं, एकदम दनादन लिखते रहे आप भी। द सरफेस ऑन which the surface on which potential of each and every point, potential of each and every point, every point is same, is called इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस। करेक्ट, ओके। ये एक डेफिनेशन हुआ, और मैं आपको एक लॉलीपॉप डेफिनेशन और बता रहा हूँ, जो आप वो भी याद रख सकते हो, लेकिन वो मैथ वाले स्टूडेंट को समझ में आएगा, बायो वालों को समझ में वो डेफिनेशन नहीं आएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। क्या? सो देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as locus of, it is defined as locus of all those points who have same potential, या आप कह लो those have same potential, right, is called इक्विपोटेंशियल। तो यहाँ देखें, आपके पास दो डेफिनेशन रेडी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप बना के आ जाइए, वो आप लिख के आ जाइए, कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़े क्या? यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टनाटन फिजिक्स के साथ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होगी। राइट, ये बोर्ड वाले थोड़ा ध्यान दें कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में।
प्रॉपर्टीज ऑफ, ध्यान दे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो बने रहियो हमार पिया, देखते रहिए टनाटन फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है जो आप सभी जानते हो कि सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ऑल पॉइंट्स हैज सेम पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो जितने भी पॉइंट सरफेस पे होगा उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। ओके, ठीक है, चलिए जैसे ये मैं मान लेता हूँ सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो जैसे एक हॉलो स्फीयर मान लो, हॉलो स्फीयर, तो जानते हो कि हॉलो स्फीयर मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको कि हॉलो स्फीयर के केस में सभी पॉइंट्स यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। यानी कि इसको ए नाम दूँ, इसको बी नाम दूँ, सी नाम दूँ, डी नाम दूँ, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस हॉलो स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखते जाएं आप, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to right equipotential surface, चलिए अब ये कैसे होगा सो मैं आपको प्रूफ करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा आप। चलिए मेरे को एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लूं, चलो आप कह रहे थे मैं मान लेता हूं। एंड देयर इज अ 2 पॉइंट्स, दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी, और एक ऐसा है इक्विपोटेंशियल, मैं मान के चल रहा हूं, ध्यान देना इक्विपोटेंशियल है। तो क्या अगर मैं लिखता हूं डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ई डॉट डी एस होता है क्या? आप बोलोगे सर यस ई डॉट डी एस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना पोटेंशियल ए का है उतना ही पोटेंशियल तो साहब बी का है, इक्वी पोटेंशियल है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि माइनस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहां से देखिए मेरे रामू मेरे प्यारे, ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको मालूम है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है? जब दोनों 90 डिग्री पे हो, यानी कि ई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डी एस वेक्टर। इसलिए हम कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। समझ रहे हो? और आप यहां से देख भी सकते हो, ये क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया 1 मार्क्स वाले में, राइट। तो यहां से पता चल गया। अच्छा एक चीज और दिखाता हूं, इसमें और भी फीलिंग आप ले सकते हैं। अरे पढ़ाई की फीलिंग किसी और चीज की मत समझना रे नमुन्नो, यहाँ देखो। चलिए मैं बात करता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा वी इक्वल टू होता है ई इंटू डी, जहां पे डी जो होता है दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होता है, ये तो सबको मालूम है। मान लो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट्स के बीच की गैप फाइंड, डिस्टेंस फाइंड, वो फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मालूम है कि ये जो डी है ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा पॉइंट।
तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए मैं इस वाले वैल्यू को यूज करूंगा, x को यूज करूंगा, क्योंकि आप जाके देखोगे तो ये d किस डायरेक्शन में था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वाला जो लाइन है साहब, ये वाला देखो, ये वाला लाइन कैसा है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। अरे रे समझना पड़ता है यार, थोड़ा थोड़ा समझो, धीरे धीरे समझो यार, समझो। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देख रहे हैं कि ये डी है, ये थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो ये वाला कंपोनेंट जो देख पा रहे हैं आप अपनी नग्न आंखों से, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का है, यानी वी है ये और ये सी है। तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। ध्यान दो, अगर मुझे वी बी माइनस वी ए फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये भी तो लिख सकता हूँ वी सी माइनस वी ए। अब वी सी माइनस वी ए को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ e इंटू एक्स। अब आप खुद समझो, ये d है और ये कितना है, अरे ये कितना है, ये हो गया x और ये जो भी होगा y, तो ये हो गया थीटा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा d cos थीटा, यानी कि डेल्टा v का एक फॉर्मूला ये भी आ गया सर, ई डी cos थीटा, ठीक है, ई डी cos थीटा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट, ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ जाए, यस। मान लो इन द सेम केस में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन इतना तो आप समझ ही सकते हो, मैं पढ़ाऊंगा अभी इसके बाद ही, ठीक है। अब मान लिया जाए आपको इस दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है, एक ए है और एक बी है, तो ये एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। तो सिंपल, डेल्टा वी इज इक्वल टू लिखोगे ई डी कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो क्या दिख रहा है, फिर से वही दिख रहा है कि जो भी लाइन, जो भी सरफेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल, राइट। चले आगे, ओके। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं माय डियर मेरे स्टूडेंट। या फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन on equipotential surface, on equipotential surface to transfer a charge from Q1, transfer a charge from 1 point to 1 point to another point, right, is 0, is 0 to another point is 0। अब समझिए चीजों को, क्यों 0 होगा, मैं मान लेता हूँ फिर से कि ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैं ये नहीं मानना कि ये आपका मोहनलाल या आपका विकासशील बेटा मोहनलाल, इसी को वोट दीजिए, वैसा नहीं मान रहा मैं, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अच्छा जी, हमें तो मालूम ही नहीं था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब मान लो मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, ए से बी, तो हमें मालूम है कि पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वही पोटेंशियल ऑफ बी होगा, क्या, यस। अब खुदा कसम बॉगडन मैंने पढ़ाया है Q इंटू डेल्टा वी, सो Q इंटू वी वी माइनस वी ए, और ये दोनों हो जाएंगे टनाटन 0। तो इसलिए मैंने लिखा है कि बॉगडन टू ट्रांसफर अ चार्ज इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस था।
अब हम बात करते हैं आपसे शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान से देखिएगा, शेप ऑफ, इसको मैं चेंज कर देता हूं, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में पहली बात ये है साहब, देखिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण कैसा शेप होगा, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, समझिएगा। चलिए मान लिया जाए कि ये आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये शेप मुझे उठाने दो यहाँ से, ये रहा। अरे अरे, ऐसे कैसे हो गया ये? एक मिनट, एक मिनट मुन्ना, अभी करते हैं, कुछ तो करेंगे ही, अपन जुगाड़ लगा ही लेते हैं। अपना तो काम ही है जुगाड़ लगाना। देखिए जैसे ये एक सरफेस में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये चार्ज है, तो इसका रेडियस आप आर मान लो, क्या मान लो, आर। तो क्या इस सरफेस पे सभी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा? तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। फिर दूसरा मैं लेता हूं, यहाँ देखें, दूसरा अगर लेता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अरे दूसरा लिया जाए, हटाओ, अपने हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ, चलो, तो उसमें टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट चार्ज Q है। तो यहाँ से R डिस्टेंस पे जाऊंगा, एक सरफेस ड्रॉ करूंगा, तो क्या इन सभी का पोटेंशियल KQ/R होगा? ध्यान देना, ठीक है, ये R है। मान लेता हूं कि अभी दूसरा सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं एट अ डिस्टेंस 2R या किसी और डिस्टेंस पे। क्या इन सब का भी पोटेंशियल सेम है? इन सब का, ठीक है। कुछ दूर और गया, एक और प्लॉट किया, तो आप देख पा रहे हो क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, बिकॉज सबका सेंटर तो सेम है, रेडियस अलग अलग होता है। तो वही मैं लिख देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, it is concentric spherical surface, राइट, स्फेरिकल, स्फीयर्स भी कह सकते हो या स्फेरिकल सरफेस कर दो। अब एक चीज काफी नोट करने योग्य बातें हैं कि जब मान लो ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण अगर मैं पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट करता हूं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस शुरू में एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे उनमें भी डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। ये हो सके कि मेरा प्लॉटिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो जाए। अब ये जैसे गैप बढ़ गया, इसके आगे जाओगे तो और गैप बढ़ जाएगा, राइट। यानी कि देखें ना आप, डेल्टा वी इजकल टू क्या होता है? माइनस dv बाई डी आर, माइनस dv बाई डी आर होता है। क्लियर कहानी बेटा? नहीं समझ में आया या समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताना ही पड़ता है सर। डेल्टा वी बता रहा हूँ, E इज इक्वल टू होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटने का मतलब है कि ये वाला जो चीजें हैं, ये डेल्टा आर बढ़ना चाहिए, डीवी तो कांस्टेंट है,
तो ये डेल्टा डी आई जो है बढ़ता चला जाएगा, यानी कि गैप जो है बढ़ता चला जाएगा किसके बीच में, इक्विपोटेंशियल यानी कंसेंट्रिक स्फीयर्स के बीच में। तो नोट करके लिख देता हूं, when we move away from when we move away from move away from gap between, या आप इस भी कह सकते हो स्पेस बिटवीन स्फीयर्स इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज होता है ये बातें आपको बता दी गई। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज। सेकेंड केस है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है बेटा, हाँ, लाइन चार्ज का मतलब आपको बता ही चुका हूं, जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज जो हो किसी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, चीज को समझना। मान लो यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो क्या मेरे बच्चों अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या मैं कह सकता हूं कि पॉइंट चार्ज छोटे छोटे स्मॉल चार्ज से मिलके बना हुआ है। एक मिनट में फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये हट गया। देखिए, किसी पॉइंट चार्ज को ये तो माना जा सकता है कि छोटे छोटे चार्ज, लाइन चार्ज को ये माना जा सकता है क्या, ये छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलके बने, जैसे प्लस क्यू 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 प्लस क्यू, ये मान सकते हैं अपन, बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपके लिए सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ध्यान से दिखना बेटा, मैं चाहूंगा तो इसके डायरेक्ट रिजल्ट पे आ सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट आता कैसे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इसके कारण भी तो इतना ही बड़ा एक स्फीयर यहाँ भी आएगा। ठीक है, इसके कारण भी तो ऐसा ही कुछ आएगा सर, और इसके कारण भी कुछ ऐसा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके कारण भी कुछ ऐसा ही आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इन सबको मैं ज्वाइन कर देता हूं टेंजेंशियल, ये लाइन देखो, चलिए मान लीजिए सबका रेडियस सेम है, थोड़ा सा दिख रहा है कि अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए सबका रेडियस क्या बन गया, ये क्या एक सिलेंडर बन गया ये। यस, अगर मैं थोड़ा सा और रेडियस बढ़ाऊं तो हमारे पास एक दूसरा स्फीयर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक अलग स्फीयर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ भी एक अलग स्फीयर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, देखते जाइएगा, और यहाँ भी एक स्फीयर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ भी कुछ स्फीयर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब अब इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, एक सिलेंडर फिर से दिख रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे बाकायदा डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सिलेंडर मिलेंगे। मान लो अब मैं फाइनल रिजल्ट पे आता हूँ कि एक लाइन चार्ज है, तो यानी कि सभी जगह प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा प्लस भी ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यू टू दिस पॉइंट लाइन चार्ज आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सॉरी सिलिंड्रिकल इन शेप मिलेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ मिलेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपको एक दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखते जाइएगा, कुछ इस तरीके से आपको दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा। यानी कि ड्यू टू लाइन चार्ज आपको कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स मिल रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं, इट इज कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स का मतलब है कि सबका रेडियस सेम है, बट सॉरी सेंटर सेम है बट रेडियस डिफरेंट, राइट। सेम वही कहानी कि शुरू में सिलेंडर्स एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे उसके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड देखिएगा, ड्यू टू
ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था। अब हम बात करें ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ देखना। तो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पढ़ाया लेकिन पढ़ाऊंगा, ये चीज़ ध्यान रखें। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, सॉरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल सा तरीका आपको मालूम ही है कि इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि इस लाइन को अगर मैं कहीं, देखो ये 3D में अगर बात करता हूँ तो इस तरीके से बनेगा क्या, राइट, क्योंकि ये लाइन यहाँ है, इसके पीछे भी तो जाएगा ये, तो इसके पीछे मतलब ये तो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, प्लेनर है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे जो कैसा होगा, प्लेनर होगा, राइट। ये देख पा रहे होंगे तो ये ऐसा होगा आपके पास, ये प्लेनर होगा, राइट। तो वही मैं बता रहा हूँ। सो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है प्लेनर होता है, कैसा होता है, प्लेनर। यहाँ तो समझ गया सर। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और याद भी रखिएगा, क्योंकि ये सब बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा और आगे बढ़े क्या, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अरे ये तो है ही, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं पेज। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम ने एक बार पूछ रखा है, तो इसलिए ढंग से इसको आप देख लीजिए। दिक्कत है तो मेरे से बेझिझक कंसल्ट कीजिएगा, गली नंबर 2, खेसरा नंबर 999। ठीक है, क्वेश्चन देखो। हो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है कि ये आपका y है, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बहुत सारे क्या है, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे अरे 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 इससे ना होना चाहिए यार, अरे लो ये तो पूरा ही खत्म हो गया, वाह, इससे कैसे हो गया यार। ठीक है, ये डेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं अपन। तो ये हमारा सरफेस, अरे अरे काहे भागता है सब, अभी तो बड़े प्यार से ड्रॉ हो गए थे यार। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैं बड़े प्यार से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ कि कहीं टेढ़ा ना हो जाए, फिर ज्वाइन कर देंगे अपने इसको, ये ठीक है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फिर यहाँ भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान देते जाइएगा। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। इसको ज्वाइन कर दो, खटाक, ऐसे खटाक, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे खटाक, ठीक है। तो ये सभी के सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, और इसका होता है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। यहाँ देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट, इसका 40 वोल्ट है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये वाला एंगल सभी जगह 60 डिग्री है, सभी जगह मतलब यहाँ भी एंड यहाँ भी 60 डिग्री है। तो बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना ही है, आपको डायरेक्शन भी फाइंड करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन, क्लियर कहानी। तो समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर है, बढ़ रहा है, देखो 10 से 40 की तरफ जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, हायर से लोअर। यानी कि ये आइडिया तो हो गया कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड 40 से 10 की तरफ होगा, लेकिन ये भी याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। जैसे ये वाली लाइन मैं मान लेता हूँ कि ये वाली लाइन ऐसे आएगी, इस तरह से आ रही है,
जैसे ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं आप, दिस लाइन, थोड़ा सा इसमें समझना होगा। एक मिनट, ये यार क्या नाटक है इसका, वाइट वाला हटा दूं। ठीक है, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से ज्वाइन हो गया मान लो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से एक लाइन आपको खींचना है, यहाँ से एक लाइन इस तरह से आपको, मतलब ये वाली लाइन मान लो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है कहानी, यहाँ चीज़ों को देखें आप, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस शुड बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हायर से लोअर तो होगा ही, सॉरी लोअर से हायर की, ओहो अगेन हायर से लोअर की तरफ होगा ही होगा, बट सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। तो देखिए सिंपल सा तरीका होता है, आपको मालूम है, यहाँ से भी देख सकते हैं E इक्वल टू माइनस dv/dr होता है। तो इसमें माइनस यही तो बताता है, ये माइनस का सिग्निफिकेंट ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट फ्रॉम हायर से लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर, ये मतलब ही होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने बताया कि ये हायर से लोअर की तरफ होगा। अब परपेंडिकुलर आता है, तो अब देखिए, अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करता हूँ तो E इक्वल टू, तो मैं लिख दूंगा माइनस, तो माइनस का साइन मैंने ले लिया है। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, dv/dr, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन डिस्टेंस। तो सी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप खुद देखो, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो 10 डिवाइडेड ये वाला डिस्टेंस r, ये हो जाएगा dr, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब देखो भाई, ये वाला डिस्टेंस तो है 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना है, 60 है। तो ये एंगल अगर 60 है, तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा डेफिनेटली, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 है ना साहब, सरफेस ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये 30 होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, तो ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। और ये गैप दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये आपको फाइंड करना है डी आर। तो क्या दिख रहा है आपको कि एक लाइन है, ये एक गैप है, और ये है 30 डिग्री, और ये है डी आर, और ये है आर 10 सेंटीमीटर। तो आप अगर क्या कर सकते हो, ये तो एंगल 90 है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप cos 30 लगाते हो, देखना cos 30 अगर आप लगाते हो तो कितना हो जाएगा, v मतलब डी आर बाई 10 हो जाएगा। अब cos 30 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू डी आर बाई 10। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स गेट कैंसिल। तो डी आर में लिखना चाहूँ तो डी आर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अरे यार कुछ ज़्यादा ही भाग गया है, एक मिनट, अब लो, ये कुछ ज़्यादा है, इसका प्रोसेसर थोड़ा सा बहुत ही स्लो है, ठीक है। तो देखो यहाँ से फटाफट बताओ यार, डी आर कितना आ जाएगा। तो यहाँ से डी आर आ रहा है सर 5√3। अब यहाँ रख दो इसको, ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये हो जाएगा डी वी कितना आ जाएगा, 10 माइनस 20, 10 जो भी 10 आ जाएगा, दो का डिफरेंस 10 हमेशा है वहाँ पे देखो, तो 10 20 30 40 है, तो दो का डिफरेंस हमेशा 10 आ रहा है, डिवाइडेड 5√3, तो ये हो गया 2/√3। कोई दिक्कत नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये है सेंटीमीटर में, सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻², यहाँ पे तो ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 100। तो कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सर 20/√3। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, अब डायरेक्शन की बात कर लें तो चलिए फटाफट देखिए। आपने देखा कि आप ये एक्स एक्सिस है, आपने क्या देखा, ओह, इसको भी नाटक अभी ही करना, ठीक है। देखिए
आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है, यस इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के साथ है। तो आपको मालूम है ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, 150, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा ई होगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा ई कॉस 30 डिग्री और इधर हो जाएगा वाई में कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, ई साइन 30 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा माइनस ई कॉस 30 डिग्री आई कैप, क्योंकि निगेटिव आई में आ रहा है, प्लस ई साइन 30 डिग्री जे कैप। तो यहाँ से हो जाएगा ई तो कॉमन 200/√3 आया था, और ये फिर से आ रहा है √3/2 आई कैप प्लस 200/√3 1 जे कैप। इसको सोल्व कर लो, √3 गेट कैंसिल, तो ये आ गया -100 आई कैप प्लस 100/√3 जे कैप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसके बाद मैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। फिलहाल आप स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, जहाँ भी रहें एकदम टनाटन रहें, ठीक है। चलिए मेरी दुआ यही है कि आप और आपकी फैमिली हमेशा सेफ रहें। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय हिंद। फिलहाल इजाज़त।